अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं चित्रा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। आलू की फसल को क्षति पहुंचा रहे कीट एवं रोगों का नियंत्रण। ठंड के मौसम में मांस के लिए पाली गई मुर्गियों का प्रबंधन। ट्रैक्टर चलित दवा छिड़काव यंत्र का महत्व और इसकी कार्यप्रणाली। हमारे राज्य के जिन किसान भाइयों ने आलू की बुआई समय से की थी, उनकी फसल 50 से 60 दिन की अवस्था पर है। लेकिन इस समय पर फसल में कुछ रोग और कीटों का प्रकोप हो रहा है। ये कीट एवं रोग फसल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं और ऐसी फसल से आगे चलकर उपज भी कम मिलती है। तो आलू को फसल को क्षति पहुंचा रहे इन कीट और रोगों का नियंत्रण किस तरह से करना है, आइए जानते हैं आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र मुरैना के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर JC गुप्ता से। किसान भाइयों, अभी आलू की फसल काफ़ी मात्रा में लगी हुई है। किसान भाइयों, आलू की अच्छी पैदावार लेने के लिए इसमें कीट एवं रोगों का नियंत्रण करना बहुत ही आवश्यक है। किसान भाइयों, आलू की फसल में इस समय पछेती झुलसा रोग का प्रकोप देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से फसल को भारी नुकसान होता है। तो आप किस तरह से करें इस रोग का नियंत्रण, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, आलू की फसल में मुख्य रूप से 2-3 प्रकार के रोग आते हैं। जो सबसे अधिक नुकसान करता है किसान भाइयों, उस रोग का नाम है झुलसा रोग। अगेती झुलसा और पछेती झुलसा 2 प्रकार के इसमें रोग आते हैं। जो पछेती झुलसा रोग है, जो 1 महीने की जब फसल हो जाती है उसके बाद आता है, और अभी इसका जो फसल अभी जो खड़ी हुई है, ये 1 महीने के बाद की फसल हो गई है, काफ़ी बड़ी हो गई है। और ये शीत ऋतु चल रही है। शीत ऋतु में जब मौसम खराब हो जाता है, बादल हो जाते हैं, हल्की बारिश हो जाती है और तापमान काफ़ी नीचे आ जाता है, वातावरण में जो नमी है वो उसकी मात्रा 93% 96% के आसपास तक जब पहुंच जाती है, तब इस रोग के बढ़ने की संभावना बहुत तेजी से हो जाती है। इसके रोग के लक्षण पत्ती पर V आकार के धब्बों से, काले धब्बों से शुरू होते हैं और धीरे धीरे ये धब्बे पूरी पत्ती को घेर लेते हैं और डंडी पर भी चले जाते हैं। पत्ती झुलस जाती है। दूर से देखने में ऐसा लगता है जैसे कि खेत में आग लगा दी हो या बिल्कुल खेत पूरा झुलस गया हो। तो किसान भाइयों, खेत का निरीक्षण करते रहें, खेत को देखते रहें कि कहीं हमारे खेत में इस तरह के लक्षण तो नहीं आ रहे हैं। और आपको अगर ये इस प्रकार के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत ही मैनकोजेब 3 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से, या रिडोमिल MZ72 नाम की दवा 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके 7-7 दिन के अंतर से 2 बार तुरंत उसका छिड़काव करना चाहिए। तो ये जो झुलसा रोग है, इससे आपकी फसल, आलू की फसल बच जाएगी। इसके अलावा आलू की फसल में रस चूसक कीटों का प्रकोप भी होता है, जिनके कारण फसल में विषाणु जनित रोग का आक्रमण हो जाता है। इसलिए आप इन कीटों का भी नियंत्रण करें। कभी कभी देखने में आता है कि आलू में एक विषाणु जनित रोग भी आता है, उससे भी ये काले काली पत्तियां बन जाती हैं और जो इसकी जो तना है या डंडी है, मेन ब्रांच है, वह भी काले रंग की दिखाई देने लगती है।
या फिर इसमें जो पत्तियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, मोटी हो जाती हैं या ऊंची नीची सी दिखाई देने लगती हैं, खुदरी हुई सी। इसमें इस प्रकार की पत्तियां दिखाई देने लगती हैं, तो इसमें भी ये जो है विषाणु रोग के लक्षण हैं। ये जो विषाणु रोग है इसमें कीट जैसे एफिड है, जैसिड है, थ्रिप्स है या काले रंग के माऊ हैं, ये जो है या सफेद मक्खी है, ये इस प्रकार के पौधों से रस चूसकर, पत्तियों से रस चूस करके स्वस्थ पौधों पर रस छोड़ देते हैं, क्योंकि वहाँ जब चूसने जाते हैं तो इनका जो रस है वो विषाणु जनित रस वहाँ भी पहुँच जाता है और दूसरे हमारे जो स्वस्थ पौधे हैं वो भी खराब होने लगते हैं। इस रोग के नियंत्रण हेतु सबसे पहले आप रोग ग्रसित पौधों को उखाड़कर नष्ट करें। इसके बाद रस चूसक कीटों के रासायनिक नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा का प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे आलू की फसल इस प्रकार के कीटों से और इस प्रकार के रोग से बच जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा आपको आलू की फसल में लाभ प्राप्त होगा और पैदावार आपकी जो है बढ़ेगी। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे हैं और भी महत्वपूर्ण जानकारियां, अब बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के जो किसान भाई मांस के लिए मुर्गियों का पालन करते हैं, उनकी अच्छी वृद्धि एवं बढ़वार तभी होगी जब आप उनकी देखरेख मौसम के अनुसार करेंगे, क्योंकि फिलहाल ठंड का मौसम चल रहा है और ऐसे में इनकी देखरेख में थोड़ी सी भी लापरवाही उनके लिए घाटे का सौदा साबित हो सकती है। तो इस ठंड के मौसम में मांस के लिए पाली गई मुर्गियों की देखरेख और प्रबंधन किस तरह से करना है, इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर CB सचान। आज हम जो हमारे मुर्गी पालक हैं उनको ब्रॉयलर चूजों की सर्दियों में देखभाल कैसे की जाए इसके बारे में जानकारी से अवगत कराना चाहेंगे। ब्रॉयलर चूजे वो चूजे कहलाते हैं जो कि 6 से 8 सप्ताह तक की उम्र के साथ ही साथ मांस के लिए पाले जाते हैं। तो ये समझना जरूरी है कि ब्रॉयलर क्या है। इनमें बढ़वार तेज होती है, साथ ही साथ अंडे देने वाली मुर्गियों की तुलना में इनसे हम अधिक लाभ ले सकते हैं। ठंड के मौसम में मुर्गियों के चूजों की अत्यधिक मृत्यु होती है, इसलिए हमें इस समय मुर्गियों के आवास में उचित वातावरण बनाए रखने की व्यवस्था करनी होगी। तो इसके लिए आप आवास प्रबंधन करते वक्त कौन कौन सी बातें ध्यान रखें, आइए जानते हैं। सबसे पहले इनकी आवास व्यवस्था किस तरह से की जाए ये जानना आवश्यक है। आवास हमेशा पूर्व और पश्चिम की तरफ इनकी दीवारें बनाई जाएं, जालीदार हों, ऊंचाई ज़्यादा ज़रूरत नहीं, 8 फीट ऊंचाई होनी चाहिए, 4 फीट के बाद 4 फीट जाली लगा करके और ऊपर एस्बेस्टस की सीट रख करके हम आसानी से इनको पाल सकते हैं। तो शुरू में 1 दिन से लेकर के और 4 सप्ताह तक इनको पालने की अवस्था को ब्रूडिंग अवस्था कहते हैं। अब बात आती है इनमें तापक्रम कैसे क्या मेंटेन किया जाए। सर्दियों में सर्दी लगने से मर भी सकते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि प्रथम सप्ताह में जब हम चूजे मांस के लिए पाल रहे होते हैं तो प्रथम सप्ताह में हमें तापक्रम 33 डिग्री सेल्सियस रखना है। इसके बाद प्रति सप्ताह 2.5 डिग्री सेल्सियस तापक्रम कम करते जाना है और लास्ट में जा कर के या 5वें सप्ताह में, 6ठे में जा कर के 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर हमें उनको रखना है। इसके बाद वो तैयार हो जाएंगे और भी हम
उनके स्वभाव को देख करके भी जो है तापक्रम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ साथ बिछावन 2 इंच मोटी बिछाएं शुरू में, इसके बाद फिर हम बढ़ाते जाएंगे। तो इस तरह से 4 से 6 इंच मोटी बिछावन पर्याप्त रहती है। बिछावन के लिए लकड़ी का बुरादा, धान की भूसी, दोनों को मिला करके बिछाना जो है बिछावन के रूप में इन मटेरियल्स का उपयोग करना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसमें नमी ग्रहण करने की क्षमता भी अच्छी होती है। गीली बिछावन हो जाता तो उसमें हम दूसरी मिला दें और उसको हिलाते डुलाते भी रहते हैं, इधर से उधर उसको मिक्स भी करते हैं, पलटते भी हैं। इसके साथ साथ चूने का भी उपयोग कर सकते हैं कि बिछावन हमारी सही रहे। 1 किलोग्राम चूना 10 वर्ग जो है मीटर के लिए क्षेत्रफल के लिए पर्याप्त होगा, बुरक देना चाहिए। जो मुर्गीशाला है उसमें जो जाली है, उस जाली में जब पर्दा हम डालें, सर्दियों में रात्रि के समय पर्दा डाल ही देना चाहिए। ऊपर की जो दीवार है उससे 1 फीट जाली के नीचे पर्दे लगाएं और रात्रि के समय उनको गिरा दें। ठंड के मौसम में मुर्गियों के शरीर की उचित वृद्धि व विकास हो, इसके लिए आपको मुर्गियों की उम्र के हिसाब से दाना तो बदल कर देना ही है, साथ ही दाना संतुलित भी हो, इस बात का भी ध्यान रखना होगा, तभी आप मुर्गी पालने से अधिक लाभ ले सकते हैं। इसके साथ साथ अब बात आती है इनके खान पान की, भोजन व्यवस्था की। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि 1 दिन से लेकर के 4 सप्ताह तक का राशन बना बनाया आता है, जिसको कहते हैं ब्रायलर स्टार्टर, और दूसरा दाना आता है ब्रायलर फिनिशर, जो कि 5 से लेकर के 6 और 8 सप्ताह तक भी अगर रखते हैं तो उसके लिए उपयुक्त रहता है। बना बनाया दाना लेना है हमें, और आवश्यकता अनुसार इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि प्रथम सप्ताह में 10 ग्राम प्रति चूजा के हिसाब से, दूसरे में 20 ग्राम, इस तरह से हम प्रति सप्ताह 10 ग्राम दाना बढ़ाते जाते हैं और इसी अनुसार हमें उनको दाना देने की आवश्यकता होती है। दाने के बर्तन कभी खाली न रहें और इस बर्तन में, ऐसे बर्तन में रखा जाए जिसमें कि वो चढ़ कर के बीट वगैरह ना कर सकें। ऊंचाई भी हमें उस हिसाब से बढ़ाते जाना है उनकी बर्तनों की। तो ये भी ध्यान रखना कि जितना वो दाना खाएं उतना निकलता जाए। इस तरह के पात्र आते हैं तो पात्रों का चयन भी करना पानी और दाने के लिए हमें आवश्यक है, जिससे कि वो उसमें चढ़ करके और गंदा ना कर सकें उसको। 2 लीटर क्षमता के शुरू में, और 100 चूजों के लिए 2 बर्तन रखने की आवश्यकता है। प्लास्टिक के हो सकते हैं, मिट्टी के भी हो सकते हैं, और पानी उनमें ताज़ा भरा जाए। इसके बाद जितने चूजे हों उस हिसाब से हमें प्रति 50 चूजा 1 बर्तन और बढ़ाते जाते हैं। साथ ही साथ पानी में विटामिन वगैरह का और जो भी हमें एंटीबायोटिक दवाइयाँ देनी है, रॉबी मिक्स वगैरह देना है, तो वो पानी में मिलाकर दिया जा सकता है। आगे और भी है बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। हमारे प्रदेश के किसानों ने रबी फसलों की बुआई कर दी है, लेकिन मौसम में परिवर्तन के चलते फसलों में कई प्रकार के कीट और रोगों का प्रकोप होता रहता है, जिनके नियंत्रण के लिए किसान हस्तचलित स्प्रे मशीन को पीठ पर बांधकर इस्तेमाल करते हैं। तो बड़े क्षेत्रफल पर इस मशीन का इस्तेमाल करते समय श्रम और समय अधिक लगता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कृषि वैज्ञानिकों ने ट्रैक्टर चलित छिड़काव यंत्र को बनाया है। तो ये यंत्र किस तरह से काम करता है और किसानों के लिए कितना उपयोगी है, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं रामरतन जांगेड़। दवा स्प्रे मशीन जो है, इससे
पहले किसान हाथ से पीठ पे लाद के और हाथ से दबा दबा के स्प्रे करते थे, तो ये 2-3 दिन लगता था लंबे खेतों में। तो जहाँ ये हाथ से करते थे वो कीड़े पीछे वाले में आ जाते थे और पीछे वाले आगे वाले में चले जाते थे। यदि किसान भाई ट्रैक्टर चलित छिड़काव मशीन का उपयोग करते हैं तो कम समय और कम लागत में आसानी से फसलों में छिड़काव कर सकते हैं। एक टाइम इनको दवा परिसर स्प्रे करने के लिए ये बड़ी मशीन लेनी होती है किसान को। 500 लीटर की टंकी से स्प्रे करेगा। 100 मीटर इसका पाइप है। किसान खेत में सेंटर में रख के इसको चारों मेर से घूम के और दवा स्प्रे कर देगा। एक दिन में हो जाएगी 5 दिन की बजाय 5 दिन उसमें लगते थे जो हाथ से किसान पीठ पे लाद के और स्प्रे करता था। वो क्या है कि जो वे आज कर दिया कल कर दिया तो ये टाइम लंबा पड़ गया। जो कीड़े आगे के पीछे आ जाते थे और पीछे वाले आगे चल देते थे, तो 1 टाइम में स्प्रे करके और किसान का समय बच जाएगा। 1 घंटे में ये करीब 4 बीघा तक स्प्रे कर देता है। हाथ वाले में पहले क्या है, किसान खाली से छोड़ देता था, वो कीड़े मरते नहीं थे। अभी आपने ट्रैक्टर चलित छिड़काव मशीन के उपयोग के बारे में जाना। अब जानते हैं कि ये छिड़कान मशीन किस प्रकार से कार्य करती है। ट्रैक्टर से ये चलेगा, पीटीओ शाफ्ट में लगेगा। इसकी शाफ्ट, ये जो पंप है प्रेशर का, प्रेशर बनाएगा, इसमें से दवा का पानी उठाएगा और ये जो पाइप है स्प्रे करने के लिए ये खेत में 100 मीटर चारों मेर से घूमेगा। 1 टाइम में किसान इसको स्प्रे कर पाएगा। इससे समय की बचत हो जाएगी। इसमें 2 पंप लगे हुए हैं। ये पंप 2 लाइन बाहर निकाल रहा है, तो 2 पाइप ऐसा चल सकते हैं। ये इसका प्रेशर का घड़ी है, कहाँ कितनी चला रहा है। किसान के लिए 1 टाइम में ये काम हो जाएगा, समय की बचत हो जाएगी। किसान भाई, इस ट्रैक्टर चलित छिड़काव मशीन के बारे में इतना सब कुछ जान लेने के बाद जरूर आपके मन में जिज्ञासा होगी कि इस छिड़काव मशीन पर सरकार द्वारा कितना अनुदान दे है। चलिए ये भी हम आपको बताते हैं। 500 लीटर की जो स्प्रे मशीन है 34,500 इसकी रेट है। किसान के लिए बहुत ही श्रेष्ठ मशीन है। जैसा भी इनका नियम है कृषि विभाग का, उस हिसाब से इनको सब्सिडी मिलती है किसानों को। कृषि पर्यवेक्षक से किसान भाई संपर्क करें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम किरौली, जिला रीवा के कृषक पवन गुर्जर ने। यह मसूर की फसल में किए जाने वाले प्रबंधनों के बारे में जानकारी चाहते हैं। पवन गुर्जर जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, इस समय जो है मसूर की खेती की बुआई हो चुकी है और अब इस समय आप जो है सिंचाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो फूल आता है, फूल आने के पहले एक सिंचाई मसूर में बहुत ज़रूरी है और वो आप जो है 50 से 55 दिन के बीच में आप पहली सिंचाई ज़रूर कर दें। पहला पानी दे देते हैं तो फिर आप जो है उसका खरपतवार नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। खरपतवार नियंत्रण में क्या है कि सिंचाई के बाद एक खुरपी से निराई कर दें, जिससे कि हमारे जो खरपतवार है वो हमारे नष्ट हो जाएं, नहीं तो फिर हमारे उत्पादन पर प्रभाव बहुत बुरा पड़ता है। इसलिए खरपतवार नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कि रोग प्रबंधन। किसान भाइयों, मसूर की फसल में जिन रोगों का प्रकोप सबसे ज्यादा देखने में आता है वे है जड़ सड़न, उकठा और गेरुई रोग। तो आप इन रोगों से होने वाली क्षति से बचने के लिए इनकी पहचान कर किस तरह से करें नियंत्रण, आइए इस बारे में जानकारी लेते हैं। जो पहले हमने बताया कि जड़ सड़न में क्या होता है कि जब बुआई कर देते हैं उसके 15-20 दिन बाद हमारी जड़ें जो हैं वो उस पर जो है सफ़ेद रंग का गिरवी बन जाता है। सफ़ेद भूरे रंग की जो है वो रुई जैसी बन जाती है जड़ों पर। हमारा जो पौधा है वो सूख जाता है। तो ये पहचान इसकी जड़ सड़न में।
दूसरा है उकटा। उकटा इसी को हम विल्ट भी कहते हैं। ये क्या होता है कि इसमें पहले पौधा मुरझाता है, मुरझाएगा फिर सूखेगा, जबकि जड़ सड़न में सीधे सूख जाता, मुरझाता नहीं है। इसको यदि आप उखाड़ के देखिए, कोई भी जिसमें उकटा रोग लगा हो उखाड़ के देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें जो पौधे की जो जड़ें हैं वो भूरे रंग की हो जाती हैं, और यदि उनकी जड़ों के ऊपर का छिलका हटा दें तो हम देखते हैं कि उसमें भूरे रंग की लाइनिंग दिखाई पड़ेगी। तो ये उकटा रोग की पहचान है। तीसरी हमने गिरोवी कहा था। गिरोवी में क्या होता है कि इसमें जो है धब्बे बन जाते हैं, फफोले पत्तियों पर बन जाते हैं, बैंगनी रंग के फफोले बन जाते हैं, और ये भी बहुत नुकसान पहुंचाता है। ये हमारा जो है पूरा सिस्टम को, हमारे पत्तियों को खराब करके और नुकसान पहुंचा। 3 ये बीमारियां लगती है। इसकी रोकथाम आप कैसे करेंगे? जैसे जड़ सड़न है तो पहले तो हम कहते हैं बीज उपचार करना चाहिए। अब बीज उपचार तो अब कर नहीं सकते क्योंकि फसल अब खड़ी है इस समय। तो यदि जड़ सड़न का आपको कोई भी दिखाई पड़े पौधा सूखते हुए, तो आप क्या करें कि इसका छिड़काव कर दिए। मैंकोजेब एक दवा आती है, मैंकोजेब 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से ये दवा आपका छिड़काव कर देंगे तो जो ये हमारा जड़ सड़न बताया था ये बीमारी नहीं लगेगी। इसी तरह उकटा का भी यही उपचार है, और गिरवी, तीनों के लिए यही दवा है मैंकोजेब खड़ी फसल में। किसान भाइयों, इन रोगों के अलावा इस फसल में जिन हानिकारक कीटों का प्रकोप सबसे अधिक देखने में आता है उनमें है माहू, सेमलीपुर और फली बेधक कीट। तो आप इन कीटों से अपनी फसल को बचाने के लिए इनकी पहचान कर किस तरह से करें इनका नियंत्रण, आइए जानते हैं। पहला कीड़ा है इसमें कि माहू। माहू लगता है मसूर में, और माहू में क्या होता है कि ये जो है पूरे पत्तियों को, तने को और फूल को इसका रस चूस करके पूरे पौधे को नुकसान करता है, रस चूसता है। और दूसरी बात, ये पत्तियों पर जब अपना स्राव निकालता है तो काला काला फंगस पत्तियों पर आ जाता है, और ये फंगस क्या करता है कि हमारा जो प्रकाश संश्लेषण होता है पत्तियों का वो नहीं हो पाता है, और जो पौधा है हमारा मुरझा जाता है, सूख जाता है, और हमारी वृद्धि अच्छी नहीं होती। तो ये माहू की पहचान है। दूसरा सेमीलूपर है कीट। ये क्या करता है कि ये एक लूप बनाता है, लूप बना करके पत्तियों को, तने को खाता है, नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह फूल को भी खा लेता है, तो ये खा करके नुकसान पहुंचाता है, ये काटता है उसको। तो इसके उपचार के लिए आप क्या करेंगे कि सबसे बढ़िया है कि आप जो मेटासिस्टॉक्स दवा आती है वो आप ले लें 750 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। तो ये दोनों हमारे माहू भी और सेमीलूपर भी दोनों का उपचार हो जाएगा। और लगता है इसमें बहुत ज़्यादा फली बेधक कीट। ये क्या करता है कि जब फूल आता है तो उसी में फल में इंटी कर जाता है, अंदर घुस जाता है और बीज को खा जाता है। तो पूरा बीज को नुकसान करके हमारा फली बेधक कीट हमारा पूरा फसल को नुकसान कर देता है। तो इसके उपचार के लिए मेटासिस्टास 750 ml दवा यदि आप ले लें और इसको जो है छिड़काव कर दें तो ये तीनों कीड़े जो हैं आपके समूल नष्ट हो जाएंगे। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। हरी फली हेतु मटर की सफल खेती करके किसान कमा रहे हैं अच्छी आय। गेहूं की फसल में पीलेपन की समस्या और इसका प्रबंधन। हम उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्पित है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatamp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 18004192 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।